हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शादी के बाद नवेली का ससुराल में पहला दिन होता है, इसीलिए वो जल्दी सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर में पूजा करने लगती है और आरती घंटे बजाने की आवाज से सो रही नवेली की नंद विशाखा के कानों में जैसे ही ये आवाज गूंजती है तो उसकी नींद खुल जाती है और वो अपने बिस्तर से उठकर गुस्से में नवेली के पास आकर बोलती है, भाभी आप इस घर की नई नवेली दुल्हन हो, कोई मंदिर की पुजारन नहीं जो इतने जोर जोर से घंटी बजा रही हो। अच्छी खासी नींद का सत्यानाश कर दिया आपने। माफ करना विशु, मैं तो बस पूजा कर रही थी, नहीं पता था कि घंटी की आवाज से तुम डिस्टर्ब हो जाओगी। नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है और आज के बाद आपको जो भी बजाना हो ना मेरे घर से जाने के बाद बजा लेना। विशाखा बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ उसकी सास रचना आती है और बोलती है, अरे विशु, ऐसी कौन सी आफत आ गई कि सुबह सुबह मुंह से जहर उगलना शुरू कर दिया। भाभी है तेरी, अच्छे से बात नहीं कर सकती तो कम से कम इतना कड़वा तो मत बोल। कड़वा क्या, मैं तो बोलूं भी ना, पर नहीं, आप लोग तो जानबूझकर मुझे बोलने पर मजबूर करते हैं। विशु बेटा, पहले तू शांत हो जा अपने कमरे में, कोई तुझे परेशान नहीं करेगा। खुशब। अपनी माँ के कहने पर विशाखा वहाँ से चली जाती है और नवेली अपनी सास से बोलती है, माँ जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि मेरी वजह से इस घर में किसी को कोई परेशानी ना हो। बहू, तू विशु की बात का बुरा मत मान, उसकी आदत है कड़वा बोलने की, तेरी कोई गलती नहीं है, तू अपना काम कर जा। जिसके बाद नवेली वहाँ से चली जाती है। वैसे तो नवेली की नंद विशाखा साफ दिल की थी, लेकिन वो जब भी बोलती तो ऐसा लगता कि जैसे जहर उगल रही हो। उसके घर वालों को तो उसकी कड़वी हुई बातें सुनने की आदत थी और अब नवेली भी उसकी कड़वी बातों का सामना करती। एक दिन विशाखा अपनी भाभी से बोलती है, भाभी मेरे लिए एक ग्लास जूस तो ला देना और हाँ, थोड़ा ठंडा लाना। विशु, मेरे हाथ थोड़े गंदे हो रहे हैं, तुम अपने आप ले लो ना। वाह, क्या बहाना बनाया है। अरे नहीं देना तो साफ साफ मना कर दो ना, ये बकवास से बहाने क्यों बना रही हो। विशु, मैं क्यों बहाने बनाऊंगी, मेरे हाथ गंदे हैं तभी मैं इन्हें साफ करने जा रही हूँ। अपना फालतू की सफाई मत ही दीजिए, फिर मेरी बातें आपको कड़वी लगेंगी। मुझे ना आपसे कहना ही नहीं चाहिए था, वही सही होता। इतना कहकर वो किचन की तरफ चली जाती है और नवेली उसका ये बर्ताव देखकर खुद से बोलती है, इसका प्रॉब्लम क्या है, कभी प्यार से बोलती ही नहीं, जब देखो मुंह से जहर ही उगलती रहती है। लोगों की सास जहरीली होती है पर मेरी तो ननद ही जहरीली निकली। जिसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन नवेली अपनी सास के साथ मार्केट जा रही होती है और सभी घर वालों के लिए कुछ न कुछ खरीद कर लाती है। तभी राजीव बोलता है, क्या बात है, दोनों सास बहू किस चीज की खरीदारी करके लौट रही हो, हमें भी तो दिखाओ। अरे बाजार से थके आ रहे, पहले पानी तो पूछ ले, फिर देख लियो क्या लाए क्या नहीं। राजीव, आप रहने दीजिए, मैं ले आती हूँ पानी। इतना कहकर वो किचन में जाकर अपनी सास के लिए पानी लेकर आती है और उसे देती है। जिसके बाद वो शॉपिंग बैग से कपड़े निकालकर राजीव और विशाखा को देती है, जिसे देखकर राजीव बोलता है, क्या बात है नवेली, तुम्हारी पसंद तो बड़ी यूनिक है, ये टाई काफी स्टाइलिश है, मुझे तो बहुत पसंद आई। काश मैं भी भाभी के बारे में ऐसा बोल पाती। क्या हुआ, तुझे ये पर्स पसंद नहीं आया क्या? भाभी सच बताइए, आपने क्या सोचकर ये घटिया सा पर्स लिया? अरे कुछ देना ही था तो एक बार मेरी पसंद तो जान लेती, मेरी मर्जी का कुछ देती, ऐसे ही उठा के ले आई, इससे अच्छा तो कुछ ना ही देती। विशु, नवेली पहली बार इतने प्यार से तेरे लिए कुछ लाई है, तो क्या तू उसका दिल रखने के लिए उससे प्यार से बात नहीं कर सकती? अरे इसकी बातें तो कड़वे करेले से भी कई गुना कड़वी होती है, लगता है जैसे प्यार से बोलने में इसे कोई एलर्जी हो। मैं तो ऐसे ही बोलती हूँ, अब चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा, मैं जो भी कहती हूँ ना सही कहती हूँ और सच तो सबको कड़वा ही लगता है। ठीक है विशु, तुम्हें ये पसंद नहीं है तो ना सही मत लो, पर कम से कम प्यार से तो बात करो। जब से मैं इस घर में आई हूँ तुम्हें कभी अच्छे से बोलते हुए नहीं देखा। देखिए भाभी, अगर आपको भी मेरी बातें माँ और भाई की तरह जहर लगती है ना, तो मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता इसका, समझिए आप। इतना कहकर वो उसका दिया हुआ पर्स सोफे पर फेंककर अपने कमरे में चली जाती है और उसके इस बर्ताव से सारे घर वाले अब तंग आ चुके थे। ऐसे ही नवेली
सारा काम खत्म करके अपने कमरे में आती है तो राजीव उसे गले लगाकर बोलता है, विशु की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। आई नो उसकी इस हरकत से तुम्हें बुरा फील हुआ होगा। अरे आप क्यों माफी मांग रहे हैं? और हम सबको पता है विशु के बात करने का टोन ऐसा ही है कि सामने वाले को जहर के समान लगता है। ये तो तुमने सही कहा। पता नहीं इसकी जहरीली बातें मीठी कब होंगी। आपने वो दोहा सुना ही होगा, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप हो शीतल होए। हाँ बिल्कुल, लेकिन विशु के लिए ये किसी काम का नहीं है। उसके लिए मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ऐसी वाणी बोलिए सबसे झगड़ा होए, उससे कुछ ना भूलिए जो आपसे तगड़ा होए। बस कीजिए, अपनी ही बहन का मजाक बना रहे हैं। देखना, अपनी ननद की बोली में मैंने शहद की मिठास ना घोली ना, तो मेरा नाम भी नवेली नहीं। अच्छा जी, चलो देखते हैं। जिसके बाद दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही समय गुजरता है और पहले तो नवेली विशाखा से प्यार से ही बात करना चाहती थी, चाहे वो उसे कितना भी उल्टा बोले। ऐसे ही एक दिन जब दोनों नंद भाभी कहीं बाहर जा रही होती हैं, तभी नवेली को विशाखा की एक फ्रेंड मिलती है और तभी नवेली विशाखा से बोलती है, विशु, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ज्योतिका है ना? हाँ, तो आपको उससे क्या मतलब? और अब वो मेरी बेस्ट फ्रेंड का फ्रेंड भी नहीं है, समझिए आप। अरे ऐसे कैसे? इतने दिनों बाद देखा है मैंने। चलो एक बार उससे मिल आते हैं। इतना बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर ज्योतिका के पास लेकर जाती है और बोलती है, हेलो ज्योतिका, कैसी हो तुम? भाभी आप? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हैं? क्या हुआ? तुम तो पहले कितना घर आया करती थी, पर अब तो लगता है रास्ता ही भूल गई हो। अरे अपनी विशाखा की याद नहीं आती क्या? भाभी, अब जो लड़की अपनी फ्रेंड से सीधे मुंह बात नहीं कर सकती, उसकी याद भला कैसे आएगी? भाभी, आप फालतू लोगों से बात ही क्यों कर रही हैं? मैंने कहा ना, चलो यहाँ से। देखा आपने, इसकी जहर जैसी बोली के कारण कौन इसका दोस्त बनना चाहेगा? हर किसी से तो ये ऐसे ही कड़वा बोलती रहती है, कभी इसने अच्छे से बात नहीं की मुझसे। वो बोल ही रही होती है कि तभी विशाखा नवेली को वहाँ से घर ले आती है और नवेली उसका हाथ झटकते हुए बोलती है, क्या हुआ विशु, ऐसे क्यों चली आई? वो भी तो सच्चाई ही बोल रही थी। क्यों, तुम्हें कड़वी लगी? बर्दाश्त नहीं हुई तुमसे? मुझे आपसे बहस करने में ना बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, समझिए आप। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और नवेली खुद से बोलती है, लगता है ये ऐसे मानने से रही, अब मुझे इसी के तरीके से इसे समझाना होगा। और अगले दिन जब नवेली घर की सफाई कर रही होती है तो राजीव आकर उससे बोलता है, नवेली सफाई बाद में कर लेना, पहले मुझे कुछ खाने को दे दो, बड़ी भूख लगी है। अरे आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? मैं काम कर रही हूँ। अपने सोफे पर पसरी बहन से बोल लो ना। उससे बोलने से अच्छा है मैं खुद ही खाना ले लेता हूँ, क्योंकि उसको बोलूंगा तो फालतू में कड़वी कड़वी बातें सुनने को मिलेंगी और इतना कड़वा मेरी सेहत के लिए बड़ा हानिकारक है। इतना कहकर वो किचन में चला जाता है और विशाखा ये बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं करती, पर वो कुछ नहीं कहती। और कुछ ही देर में उसकी सास वहाँ आती है और बोलती है, बहू, वो मेरी दवाइयाँ नहीं मिल रही, जरा ढूंढने में मेरी मदद तो कर दे। माँ जी, पहले एक काम तो खत्म कर लूँ, फिर ढूंढती हूँ ना आपकी दवाई। और ज्यादा जल्दी है ना तो विशु से बोल दो। रहने दे बहू, वो ढूंढ तो देगी लेकिन उसके बाद 10 बातें भी सुनाएगी। इससे अच्छा तो तू काम करके ही ढूंढ दियो। ठीक है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। इतना कहकर वो चली जाती है और ये सब सुनकर विशाखा को बहुत बुरा लगता है कि उसकी जहरीली बोली के कारण उसके ही घर वाले उससे कुछ नहीं कहना चाहते और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये देखकर नवेली मुस्कुराती है। ऐसे ही अगले दिन सब बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं और तभी नवेली बोलती है, अरे मैं तो अचार लाना ही भूल गई। विशु, तुम जाकर ले आओ ना। मैं? हाँ, मैं लेकर आती हूँ ना, आप बैठिए। माँ, आपको कुछ भी चाहिए तो बताइए। मुझे नहीं तो। जिसके बाद वो किचन से अचार लाकर देती है और बोलती है, मैं आप तीनों से इतने बेकार तरीके से बात करने के लिए माफी मांगती हूँ और आज से मैं आप सबसे प्यार से बात करूंगी, इसलिए आप सब मुझे कुछ भी कह सकते हैं। क्या बात है, विशु की जहरीली जुबान में मिठास कहाँ से आ गई? कहीं से भी आई हो, पर पहली बार इसकी बोली सुनकर कानों को तो चुभन महसूस नहीं हो रही। रचना के इतना कहते ही सब मुस्कुराने लगते हैं और आखिरकार नवेली अपनी जहरीली नंद को सुधार कर ही दम लेती है। निमकी देवी एक बहुत ही रंगीली मिजाज की औरत थी। 50 साल की उम्र में भी वो खुद को एक 20 साल की लड़की की तरह समझती थी। वैसे तो वो विधवा थी,
लेकिन रहती बिल्कुल बन-ठन कर थी। उसके परिवार में उसका बेटा ओम और उसकी पत्नी शांति रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन निमकी देवी फेसबुक के जरिए एक अमर नाम के आदमी के संपर्क में आती है। निमकी और अमर आए दिन एक दूसरे से फोन पर बातें किया करते थे। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दिन निमकी अमर से मिलने के लिए अच्छे से तैयार होकर जा रही होती है कि तभी उसकी बहू उसे रोकते हुए कहती है, माँ जी, आप इतना बन ठन कर कहाँ जा रही हैं? अरे तेरे से मतलब है क्या? और हाँ, ये काली बिल्ली की तरह मेरा रास्ता मत काटा कर, समझी? मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। इस बुढ़ापे में इतने टोर मारकर भला कौन जाता है? अरे तू तो जलती है मेरी सुंदरता से। और हाँ, बुढ़ी होगी तेरी माँ। ओ बस रहने दीजिए, मेरी माँ को खुद से कंपेयर करना आपके बस की बात नहीं है। अरे हट पीछे और मुझे जाने दे। तेरे से बात करके मैं अपना कीमती समय खराब नहीं करना चाहती। तो जाइए ना, रुके किसके लिए हैं? निमकी वहाँ से चली जाती है और एक पार्क में अमर से मिलती है। अमर भी उसी की उम्र का होता है और उससे कहता है, तो निमकी जी, आपके घर में कौन कौन है? मेरे घर में मेरी बहू और मेरा बेटा, बस हम लोग रहते हैं। और आपके घर में कौन है? जी मैं अकेला रहता हूँ। मेरी एक बेटी थी, उसकी मैंने शादी कर दी। वो अपने पति के साथ अमेरिका में शिफ्ट हो गई है। अच्छा जी। तो आपको मैं कैसा लगा? जी मुझे तो आप बहुत अच्छे लगे। वैसे आपको मैं कैसी लगी? अरे आप तो मुझे बहुत अच्छी लगी। दोनों एक दूसरे से बहुत देर तक बातें करते हैं और अच्छा वक्त गुजारते हैं। थोड़ी ही देर के बाद दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। वक्त बीतता जाता है। निमकी और अमर एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन निमकी छुपकर अमर से फोन पर बात कर रही होती है कि तभी वहाँ पर शांति आ जाती है और बोलती है, वाह जी वाह, क्या बात है, बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम, इस उम्र में मेरी सास का अफेयर चल रहा है। अरे ये तो ब्रेकिंग न्यूज है, ब्रेकिंग न्यूज। अरे क्या बकवास करे जा रही है तू? अरे जो सच है वही तो बोल रही हूँ माँ जी। कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज किया होता। अरे तू शर्म कर बेशरम, मैं तेरी सास हूँ। मेरी सास बनने की कोशिश मत कर, वरना तेरी जबान खींच लूंगी। आज तो आने दीजिए इनको, आपका सारा काला चिट्ठा खोल के रख दूंगी। आखिर वो भी तो जाने कि उनकी माँ इस उम्र में क्या गुलछर्रे उड़ा रही है। अरे नास पीटी, अपनी औकात से ज्यादा बोल रही है तू। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, वाह। दोनों सास बहू में बहुत देर तक बहस चलती रहती है और शाम को जब ओम ऑफिस से घर आता है तो शांति ओम को उसकी माँ की सारी सच्चाई बता देती है। वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपनी माँ के पास जाकर उनसे गुस्से में बोलता है, माँ ये सब क्या है? अरे समाज में हमारा मजाक बनाओगी क्या? अरे क्या मतलब है तेरा? माँ इस उम्र में आप इश्क फरमा रही हो? अरे कुछ तो लिहाज करो अपनी उम्र का। मैं अमर जी से प्यार करती हूँ और मैंने कुछ गलत नहीं किया जो शर्म करूँ। मैं आपको और उनको एक नहीं होने दूंगा। दोनों माँ बेटे में बहस होती रहती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और निमकी चुपके से घर में किसी को भी बिना बताए अमर से मिलने जाती है। तभी उसकी बहू की नजर उसकी सास पर पड़ जाती है और वो अपनी सास का पीछा करना शुरू करती है। थोड़ी ही देर के बाद निमकी एक पार्क में अमर के पास पहुंच जाती है, जहां अमर उसको एक बहुत ही सुंदर सा हार गिफ्ट करता है और अपने हाथों से उसको हार पहनाता है। और ऐसे में वो उससे बोलता है, निमकी जी, आप पर यह हार बहुत सुंदर लग रहा है। सबसे स्पेशल बात तो ये है कि ये हार मेरी बेटी ने खास आपके लिए भिजवाया है। वो कल इंडिया आ रही है आपसे मिलने। आपको कोई दिक्कत नहीं है हमारे इस रिश्ते से? जी नहीं, बल्कि वो तो बहुत खुश है कि कब हम दोनों एक होंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं सोच रहा हूँ कि अपनी पूरी प्रॉपर्टी आपके नाम और अपनी बेटी के नाम कर दूं। अरे अभी ये सब करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी मुझे प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए मुझे। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ निमकी जी। जी मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। शांति चुपचाप खड़ी होकर उनकी सारी बातें सुन लेती है और वहाँ से वापस घर आकर ओम को निमकी की सारी बातें बता देती है और दोनों पति पत्नी निमकी का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी ही देर के बाद जब वो घर आती है
तो शांति उससे बोलती है, आ गई अपनी प्रेम कथा को पूरा करके या कुछ और भी बाकी रह गया? अरे तुझे बात करने की तमीज नहीं है क्या? ये मत भूल कि मैं तेरी सास हूँ। माँ, आप उसको तमीज ना ही सिखाओ तो बढ़िया होगा। वाह बेटा वाह, आज तेरे लिए तेरी बीवी ऊपर हो गई और माँ कुछ नहीं है तेरे लिए। ये सारी बकवासबाजी बंद करो माँ, और चुपचाप ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, और फिर आपका जो जी में आए वो करो। अच्छा जी, तो ये बात है। अगर प्यार से मांगता ना बेटा तो मैं तुझे अपनी जान दे देती, लेकिन अब तुझे मैं प्रॉपर्टी का एक हिस्सा भी नहीं दूंगी। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुझे कुछ नहीं मिलेगा। अरे आपका वो घटिया आशिक वो करेगा ना अपनी प्रॉपर्टी आपके नाम। कम से कम हमारी प्रॉपर्टी तो हमें दो, निकलो यहाँ से। ये घर मेरा है और शादी करने के बाद अमर जी यहीं रहेंगे मेरे साथ, और जिसको दिक्कत हो वो यहाँ से जा सकता है। ऐसे कैसे जा सकते हैं हम लोग? इस प्रॉपर्टी पर हमारा बराबर का हक है। अरे हक भी तभी मिलते हैं जब कर्म किए हुए वैसे। ऐसे ही उनमें बहस चलती रहती है और एक दिन निमकी अमर से शादी कर लेती है। साथ ही उसे और उसकी शादीशुदा बेटी रिया को अपने साथ घर ले आती है। ये सब देखकर ओम और शांति गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और ओम बोलता है, आखिर कर ही ली आपने अपने मन की। अरे इस उम्र में ये सब शोभा नहीं देता आपको। ओ हेलो, अरे ये इनकी लाइफ है, ये कैसे भी जी सकते हैं, और प्यार करने की कोई उम्र नहीं होती। मैंने इनको अपनी मम्मी मान लिया है, तो बेहतर यही होगा तुम्हारे लिए कि तुम भी इन्हें अपना पापा मान लो। अरे ये कभी नहीं हो सकता, मैं इन्हें अपना पापा नहीं मानूंगा। अभी भी मौका है, जिसको दिक्कत हो रही है वो यहाँ से जा सकता है। बहुत सही किया माँ आपने, इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहो। इसी तरह लड़ते झगड़ते समय बीतता जाता है और एक रात ओम अपनी माँ के कमरे में जाता है और तकिया लेकर निमकी का मुंह दबा देता है। तो वहीं निमकी भी अपने हाथ पैर मारकर किसी न किसी तरह अमर को जगा देती है। अमर गुस्से से ओम को खींचकर एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? बुढ़े, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? दोनों ही आपस में मारपीट शुरू कर देते हैं। ये सब देखकर निमकी गुस्से से ओम को थप्पड़ मारती है और घर से निकालने लगती है। तभी ओम उससे कहता है, माँ मुझे माफ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अरे नहीं, तू कभी नहीं सुधरेगा, इसीलिए तू अब यहाँ नहीं रह सकता। निमकी जी, एक मौका दे दीजिए इसको। थैंक यू पापा। निमकी उसे माफ करके एक और मौका दे देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। शांति और ओम मिलकर फिर से निमकी को मारने का प्लान बनाते हैं। ऐसे ही एक बार निमकी कमरे में जब अकेली होती है तभी ओम उसकी कमरे में आता है और एक चाकू से निमकी पर वार कर देता है। तभी वहाँ पर अमर आता है और पुलिस को फोन करके उनकी सारी सच्चाई को बता देता है। साथ ही पुलिस ओम और शांति दोनों को ही गिरफ्तार करके जेल पहुंचा देती है और इस तरह ओम को लालच के चलते ना ही घर मिलता है और ना ही परिवार। सारी जिंदगी उसे जेल की सलाखों के पीछे काटनी पड़ती है। तो वहीं निमकी अपने पति अमर और बेटी रिया के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये सास के अफेयर की कहानी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी सास? अगर हाँ तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।